हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और इसी वजह से मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी और हमारे फैन फिक्शन ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दूँगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेंजाओ की वजह से विंग को जेल चला पड़ा था, लेकिन वांग जी ने शाम के अंदर ही विंग को जेल से छुड़ा लाया था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी की मेंशन के काउच में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ वांग जी, विंग, हाइक्वेन एंड वांग जी के लॉयर के बावजूद भी वहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग भी बैठे हुए थे। वेंचिंग और वेनिंग दोनों ही वेंचाओ के कज़न हैं, इसीलिए वो दोनों भी वेंचाओ के बारे में एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन ये सब जानने के लिए वहाँ आए थे। वांग जी ने पहले तो उन दोनों को अलाउ नहीं किया था, लेकिन उन दोनों की इज्जत करने से और वेंचिंग की नखरे दिखाने की वजह से वांग जी को उन्हें अलाउ करना ही पड़ा था। अब हमें उस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी का लॉयर विंग से पूछ रहे थे कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, क्यों उस समय विंग ने वेंचाओ के ऊपर अटैक किया था। वांग जी के लॉयर एंड वहाँ पे मौजूद बाकी सब विंग की तरफ ही देख रहे थे, जिस वजह से विंग थोड़ा सा नर्वस हो गया था। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो सबके सामने ये सब कैसे बताए। विंग के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा पर्सनल और सेंसिटिव मैटर था, जिस वजह से वो अपने हेड को डाउन कर लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी वेंचिंग कहता है, तुम हमें बता सकते हो एक्चुअली वेंचाओ ने उस दिन तुम्हारे साथ क्या किया था? क्या उसने कोई बदतमीजी की थी, या फिर वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? तुमने जो कुछ भी उसने किया है तुम हमें बता सकते हो। ऐसा कहते हुए विंग को पुश करने लगा, लेकिन विंग फिर भी अपने सिर को डाउन किए हुए था और कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पर अपने हाथ को रखता है और बैक को रब करते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? तो विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और अपने सिर को नामे हिला देता है। तो फिर वांग जी कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मुझे और मेरे लॉयर को पर्सनली बता सकते हो, अगर तुम्हें सबके सामने बताने में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो। विंग थोड़ी देर तक तो वांग जी को तरफ देखता है, उसके बाद वो अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं बता सकती हूँ। फिर वो उस लॉयर की तरफ देखता है और एक गहरा सा सांस भरते हुए कहना स्टार्ट करता है। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जब वेंचाओ ने विंग को खींच के उस ऊपर की फ्लोर में ले गया था और उसे उस रूम में लॉक कर दिया था। वेंचाओ ने विंग को पीछे से हक किए हुए था। विंग वेंचाओ से अपने को चुराने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वेंचाओ नशे में तो था, लेकिन फिर भी वो उसका अंदर इनफ पावर था विंग को अपने कंट्रोल में करने का, जिस वजह से विंग अपने आप को वेंचाओ से छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग को रोकने की कोशिश में वेंचाओ विंग के स्टमक को बहुत बुरी तरीके से पुश कर रहा था, जिस वजह से विंग के स्टमक में विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग अपने हाथ पैर को वेंचाओ के ऊपर मारने लगा, जिससे कि वो वेंचाओ से छूट पाए, लेकिन इससे वेंचाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने बहुत ही ज़ोर से विंग को उससे पास ही के बेड पर फेंक दिया, जिससे विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसके बैक में भी पेन होने लगा था। वो बहुत ही घबराए हुए आइज से वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचाओ क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो, तुम अभी ड्रंक हो, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप हो जाओ। अभी मैं कह रहा हूँ तो प्लीज़ स्टॉप हो जाओ। मेरे मेरे पास आने की कोशिश मत करो। ऐसा करते हुए वो उस बेड के पीछे की तरफ घिसने लगा। जैसे वो उस बेड से खुद को उतारने की कोशिश करने वाला था, तो वेंचाओ विंग को ग्रैब कर लेता है और उस बेड पे विंग को पिन कर देता है। इससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो पहले ही अपने हाथ को वेंचाओ के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करता है और वेंचाओ छोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी दोनों हाथों से विंग के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग वेंचाओ के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे ज़ोर से पीछे पुश करता है, लेकिन वेंचाओ ज़्यादा दूर नहीं जाता, क्योंकि उसे शायद समझ आ चुका था कि विंग उसे पुश करने वाला था। इसलिए वेंचाओ विंग की बॉडी को फिर से उस बेड में पुश करते हुए और उसे ज़ोर से स्लैप करते हुए कहता है, यू स्लट, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे वेंचाओ को पुश करने की? मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसकी वजह से तुम्हारे बहुत ज़्यादा पंख निकल आए हैं। अब मुझे तुम्हारे पंख को काटना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की बॉडी को पकड़ता है और उसकी जो जैकेट थे उसे उसकी बॉडी से अलग कर देता है। विंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है वेंचाओ को रोकने की, लेकिन वो वेंचाओ के स्ट्रेंथ के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। वेंचाओ अपनी टीथ को विंग के नेक में और शोल्डर में गड़ाने लगा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग रोते हुए वेंचाओ के
पास बैग खड़ा था, लेकिन वेंचो किसी भी हालत में विंग की बातों को नहीं सुन रहा था और विंग की सारी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहा था। तभी विंग की नज़र पास ही के टेबल में रखा हुआ 2 वाइन की बोतल पर जाता है। विंग को भी नहीं पता कि इस रूम में यहाँ पे वाइन की बोतल और ये कांच के ग्लासेस कहाँ से आए। शायद कोई यहाँ पे खाने के लिए लाया होगा। विंग कुछ सोचे समझे बिना ही उस वाइन की बोतल की एक बोतल को उठा लेता है, उसे टेबल पे बहुत ज़ोर से मारता है, जिस वजह से उस वाइन की बोतल टूट जाता है। वो उसका जो पीछे के हिस्सा था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और बाकी जितना भी बचा हुआ कांच था वो काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहा था। विंग वेंचर को बस रोकना चाहता था और उसे डराना चाहता था, जिस वजह से विंग जब उस वाइन की बोतल से वेंचर को डराने ही वाला था कि गलती से वेंचर के फेस पर उस वाइन की बोतल से बहुत बुरी तरीके से कट लग जाता है, जिससे वेंचर बहुत ज़ोर से चिल्ला उठता है और अपने फेस को पकड़ लेता है। वेंचर के फेस से बहुत बुरी तरीके से ब्लड निकलने लगा था और वो ब्लड विंग के ऊपर भी गिर रहा था। विंग इतना ज़्यादा डर गया था, वो तुरंत ही उस बचा हुआ कांच को अपने हाथ से फेंकता है और उस बेड से खड़ा हो जाता है। विंग बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था। अभी उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे ज़्यादा अभी उसे डर लग रहा था, क्योंकि वेंचर के फेस से बहुत बुरी तरीके से ब्लड निकल रहा था और वेंचर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। विंग इतना ज़्यादा घबरा गया था, वो वेंचर को वही छोड़ के वहाँ से भाग गया था और वांगजी के रूम के सामने चला आया था। विंग का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो बस वांगजी के रूम के सामने जाता है और उस डोर को बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग ये सारी चीज़ें उस लॉयर को बता रहा था। वो लॉयर भी विंग की सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। विंग की बातें फिनिश होते ही वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। सब लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कहे। विंग भी अपने सिर को नीचे झुकाए वह बैठा हुआ था। उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो ये वेंची अपनी जगह से खड़ा होते चिल्लाते हुए कहता है, ये वेंचाओ सेमलेस इंसान, ये कितना नीचे गिरेगा। उसने उसने तुम्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, उसके ऊपर उसने तुम्हारे ऊपर केस भी किया। ओह, अभी अभी मैं उसके पास जाने वाला हूँ और उसे बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो जाने ही वाला था, तभी वेंचिंग को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए शीजे, आप ऐसे ही उसके पास नहीं जा सकते, आपको पता है ना कि वो कैसा है। तभी वेंचिंग गुस्से में वेंडिंग की तरफ देखते कहते हैं, वो कैसा है तो मतलब क्या है, मैं उससे डरता हूँ, मैं उसे मार ही डालूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वो मेरा कज़न है, मेरा पूरा हक बनता है उसको डांटने की या फिर वो कुछ गलत करे तो उससे धमकाने की। ऐसा कहते हुए वो जाने ही वाला था, तभी वेंडिंग उसे रुकते हुए कहता है कि शीजे प्लीज़, आप ऐसे ही कुछ हरकत नहीं कर सकते। अब इस केस में विंग भी जुड़ चुका है, अगर आपने कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिया तो विंग के ऊपर सारा प्रेशर आके गिरेगा। ये सुनकर वेंचिंग थोड़ा सा ठंडा होती है और वहाँ पर बैठ जाती है। हाईकॉन भी वेंचिंग को समझाने लगते हैं कि वो ऐसी वैसी कोई भी हरकतें नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केस कोर्ट तक जा चुका है। वेंचिंग बस अपने सिर को नोट करता है और अपनी गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता है। वांगजी वहाँ पे बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, उसकी दोनों हाथों की मुट्ठी बना हुआ था और उसकी जॉ बिल्कुल टाइट हो चुका था। वांगजी एक टक नीचे की तरफ देख रहा था, वो इधर उधर किसी की बातों को नहीं सुन रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है और वो अपनी सोच में डूब चुका है। विंग वांगजी की तरफ एक बार देखता है, वो देखते ही वांगजी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, बस वहाँ पे बैठा हुआ है। विंग को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगता है। वो वांगजी के शोल्डर पर धीरे से हाथ रखते हुए कहता है, वांगजी आप ठीक तो हो ना। तभी वांगजी धीरे से विंग की तरफ देखता है। वांगजी की दोनों आंखें रेड हो चुका था। विंग भी एक मिनट के लिए डर गया था, लेकिन उसने अपने हाथ को नहीं हटाया था। तभी लॉयर ने फिर से विंग से पूछा, क्या तुम जो कह रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो अपने सिर को डाउन करता है, उसके बाद धीरे से अपने सिर को नामे शेक करता है। उसके बाद इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे बस विंग और वेंचा भी था। और जब वो उस पार्टी हॉल से अपने रूम की तरफ जा रहा था तब भी उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि वेंचा ने उसे खींच के लेके गया था। ये सुनने के बाद वो लॉयर एक शाई करते हुए कहता है, वैसे ही इस देश में लड़कों के लिए ऐसा कोई केस नहीं है, उसके ऊपर तुम्हारे पास वेंचाओ के खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं है। वेंचाओ के पास तो बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स थे, वहाँ पे पड़े हुए वो कांच, वो भी शायद तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स होंगे, वो कांच भी शायद वो यूज़ करेगा, लेकिन हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। लेकिन मैं फिर भी इस केस को हैरेसमेंट केस की तरह ही करने की कोशिश करूँगा और तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा करते हुए अपनी जगह से खड़े होते कहता है, हम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बात कर भी बहुत अच्छा लगा। और आपको किसी भी चीज़ की मेरी ज़रूरत होगी तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ मैं
होप करूँगी कि आप भी मेरे साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। ये सुनने के बाद विंग भी अपनी जगह से खड़ा होता है और उस लॉयर को बो करता है। वो लॉयर भी विंग की तरफ देखकर बो करता है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखकर बो करता है। वांग जी उस लॉयर की तरफ देखता है, उसके बाद नोट कर देता है। फिर वो लॉयर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लॉयर वांग जी से बोलता है कि वो टाइम टू टाइम वांग जी को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेंचिंग, वेंडिंग और हाईक्वान वो तीनों विंग से थोड़ी देर बात करता है। उसके बाद वो लोग वांग जी से भी बात करता है, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि वांग जी बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। वेंचिंग को शायद समझ आ रहा था कि वांग जी को शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो एक शाय करता है और वांग जी की तरफ देखते ही कहता है, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, अभी ये केस कोर्ट तक चला गया है, इसलिए खुद से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के शोल्डर पर एक टैप करता है, फिर सब लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी ने विंग के लिए दोपहर का खाना रूम में ही लेके आया था। वांग जी भी विंग के साथ ही बैठ के खाना खा रहा था। विंग नोटिस कर रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा शांत है और वो विंग से बात भी नहीं कर रहा है। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए विंग खुद से ही वांग जी की तरफ देखते हुए कहते, वैसे ये डिनर आज बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया है? बॉडीगार्ड्स के हाथ के खाना तो इतने अच्छे नहीं होते। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखने लगा और वांग जी से सवाल करने लगा, इस होप से कि वांग जी उसके जवाब देगा। कुछ मिनट बाद वांग जी रिप्लाई करता है, हाँ, बॉडीगार्ड्स अच्छे खाने नहीं बनाते, इसलिए मैंने एक कुक हायर किया है और आज से वही हम दोनों के लिए खाना बनाएगा। ऐसा कहते हुए वो अपने खाने को खाने लगा। विंग थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि इस मिशन में बॉडीगार्ड्स के अलावा और जो केयर टेकर्स होते हैं ना, मेंशन को साफ़ करते हैं, लेकिन वो तो सुबह ही चले जाते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं रहता है। वांग जी ने कोई नए इंसान को इस मिशन में हायर किया है, ये विंग के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। विंग फिर भी कुछ नहीं कहता है और अपने खाने को खाने लगता है। विंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात को कैसे कंटिन्यू करे। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखते हुए फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे क्या वो लॉयर फिर से आएंगे मुझसे बात करने के लिए? वांग जी अब धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता। विंग फिर से अपने खाने को खाने लगता है। विंग को वांग जी से बात करना था, लेकिन वांग जी इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है? विंग को समझ नहीं आ रहा। गुस्सा तो विंग को होना चाहिए था ना। वांग जी विंग को बिना बताए यहाँ से गायब हो गया था और ना ही उसने विंग को मैसेज किया और ना ही कॉल किया। विंग कैसा है ये भी एक बार भी नहीं पूछा। ऐसा सोचते हुए वो अपने सिर को डाउन करता है। उसके बाद वांग जी की तरफ फिर से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना चुपचाप क्यों हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था ना, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुमने मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए, मुझे कॉल तक नहीं किया और अब तुम मुझ पे गुस्सा दिखा रहे हो। ये सुनते ही वांग जी अपनी खाना बंद करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी की आंखें अभी भी रेड था। विंग ये देख के कन्फ्यूज था कि वांग जी किस बात पे भी गुस्सा है, उसकी आंखें रेड क्यों है। तो वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है, खुद को काम करता है, फिर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि उसने तुम्हें हरास किया था? ये सुनते ही विंग का मुंह बंद हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। वो अपने सिर को डाउन कर लेता है। वांग जी ने तो उसे पूछा ही नहीं कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, तो विंग कैसे बताता? वैसे भी विंग उस दिन की इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जिस वजह से वो तो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। विंग अपने सिर को डाउन किए हुए था और कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वांग जी अपने और विंग के सामने जो प्लेट्स है उन्हें साइड करता है। विंग के थोड़ा सा पास जाता है और विंग के जॉ को टाइटली लेकिन जेंटली पकड़ते हुए विंग के आंखों को अपनी आंखों से मिलाते हुए कहता है कि बताओ, तुमने क्यों नहीं बताया था कि वेंचाओ ने तुम्हारे साथ वो सब किया था? मैंने पहले भी तुम्हें कहा था ना कि वेंचाओ से दूर रहो। अगर मैंने कहा था तो उसका कोई रीज़न होगा। अगर तुम वेंचाओ से दूर रहते तो ना ही तुम्हारे साथ ये सब होता और ना ही कोई केस होता। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। विंग सोचता है जो कुछ भी हुआ उसमें तो विंग का कोई गलती नहीं। हाँ, वो वेंचाओ से बात करता था, लेकिन वो वेंचाओ से काफ़ी दूर भी रहता था। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उसमें विंग का कोई गलती नहीं था। वो फॉल्ट बस वेंचाओ का था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो विंग के ऊपर ऐसे चढ़ रहा था, ना कि विंग ने वेंचाओ को प्रोवोक किया है। इसलिए वांग जी विंग को ऐसा क्यों बोल रहा है? विंग के वो है सिकोड़ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने वेंचाओ को कभी प्रोवोक नहीं किया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैं तो वेंचाओ से ठीक से बात भी नहीं करता था। बस जब कभी मेरा उसका ज़रूरत होता था तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उससे दूर रहो, और उससे तुम्हें क्या काम है? वहाँ पे और भी पसंद है क्या? कोई भी तुम्हारा काम नहीं कर सकता था?
वेंचा वहाँ पे अकेला ही वो पर्सन था जिनसे तुम्हें काम निकालवाना था। ऐसा करते हुए विंग को घूरने लगा। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि वांगजी विंग के साथ इस तरह से बातें कर रहा है। विंग वांगजी के हाथों को अपनी जॉ से हटाते हुए कहता है, तुम मेरे ऊपर इन सारी चीज़ों का ब्लेम कैसे डाल सकते हो? मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था, मेरा कोई गलती ही नहीं था। मैं तो बस वहाँ से अपने रूम की तरफ जा रहा था। मैंने तो वेंचर की तरफ एक बार देखा तक नहीं है। तभी वांगजी कहता है, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों करेगा? अगर तुमने उसे सेड्यूस नहीं किया है, तुमने उसे प्रोवोक नहीं किया है, तो अचानक से वो तुम्हारे पास क्यों जाएगा? हम सबको पता है वेंचर कितना ज़्यादा एरोगेंट इंसान है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वेंचर तुम्हारे पीछे क्यों गया और तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बिहेव किया? ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, है ना? विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि वांगजी फिर से विंग पर इस तरह से शक कर रहा है। क्या वांगजी विंग पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता? विंग डिसबिलीव से वांगजी की तरफ देख रहा था। तो विंग अपने सिर को धीरे से शेक करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम अभी भी मुझे उस नज़र से ही देखते हो ना, जैसा तुम पहले देखते थे। अभी भी तुम मुझे उस तरह से ही ह्यूमिलेट करोगे ना, जैसे तुम पहले करते थे। तो वे वांगजी अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। क्यों 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 तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ? वहाँ पे और भी लोग थे। तो वे विंग अपने दोनों कानों को बंद करता है, चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। और अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तुम कभी मुझ पर ट्रस्ट करते ही नहीं। तुम्हें हमेशा लगता है ना कि मैं बहुत गिरा हुआ इंसान, शायद लगता होगा, इसीलिए तो इन सारी चीज़ों में तुम्हें बस मेरी ही गलती दिख रही है। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो वही बैठ जाता है और अपनी स्टमक को हग करके रोने लगता है। वांगजी अचानक से बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है क्योंकि विंग ने अपनी स्टमक को हग किए हुए था। वो तुरंत ही विंग के पास जाता है और विंग के शोल्डर पर अपने हाथ चुकते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे स्टमक पे पेन हो रहा है? तभी विंग वांगजी के हाथ को झटकते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लिए बस तुम जिम्मेदार हो। क्यों क्यों तुम मेरी लाइफ में आए? तुम्हारे मेरी लाइफ में आने वजह से मेरा पूरी लाइफ मेस्ड अप हो चुकी है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कोई भी चीज़ मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है। सब कुछ मैं ये सब झेल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये सब एक मेंटल ट्रॉमा की जैसा लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को पकड़ लेता है और रोने लगता है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे विंग को कंट्रोल करे। वांगजी भी खुद गुस्से में आ गया था। वो अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और जिस वजह से वो विंग के ऊपर शाउट कर दिया था, विंग को ऐसी बातें बोल दिया था। शायद वांगजी खुद भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वांगजी अपनी आंखों को बंद करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो यहाँ पे थोड़ी देर और रहेगा तो वो विंग को और भी ज़्यादा हर्ट कर लेगा। लेकिन वो विंग को अभी ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह से खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है। वो विंग को अपनी बातों से और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। वांगजी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा किस पर, विंग पर आ रहा था ना वेंचा पर, उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी रूम से बाहर निकलता है और लिविंग रूम में आता है। वो ज़ोर से काउच पे लात मारता है, जिसकी वजह से वो बड़ा सा काउच भी थोड़ा सा हिल जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो लिविंग रूम में जितने भी वास थे, फ़ोटो फ्रेम थे, वो सबको निकाल के तोड़ने लगता है। वांगजी को पता नहीं क्या करे, कैसे वो अपने गुस्से को शांत करे, इसलिए वो ये सब करने लगता है। लिविंग रूम में बहुत सारे कांच के फ्लावर वास थे, जिसको तोड़ने के बाद वांगजी के हाथ पर भी बहुत सारे कट लग गए थे, लेकिन वांगजी केयरलेसली सब कुछ तोड़े जा रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसे पेन ही नहीं हो रहा है। तभी उसके फ़ोन बजने लगता है। वांगजी पहले तो एक बार उस फ़ोन को अवॉइड करता है, लेकिन जब वो 2 बार कंटिन्यूसली बजने लगता है, फिर वांगजी उस फ़ोन को उठाता है और अपने हार्श वॉइस में उस तरफ से कहता है कि क्या हुआ, फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो फिर उस तरफ से एक इंसान कुछ कहता है, जिसके बाद वांगजी का पूरा फेस पेल पड़ जाता है। वो तुरंत ही अपने आप को काम करता है और अपनी गंभीर आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उस फ़ोन के कटते ही वांगजी का पूरा फेस पेल पड़ चुका था। वो नीचे देख रहा था। वांगजी को देख के ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। वो ब्रेक हो चुका है और अभी किसी को उसका ज़रूरत है। उसे किसी का सहारा चाहिए। वांगजी धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर करता है और विंग के रूम की तरफ देखता है। वांगजी थोड़ी देर तक विंग के रूम की तरफ देखता है, उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर जो दोनों बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो उन दोनों को बुलाता है और अपने सामने आने के लिए बोलता है। वो दोनों बॉडीगार्ड भी तुरंत ही वांगजी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वांगजी को बो करते हैं।
तभी वांग जी उन दोनों की तरफ देखकर अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, कोई भी क्यों ना यहाँ पे आने की कोशिश करे, मैं जब तक परमिशन नहीं देता इस मिशन में कोई एक कदम भी नहीं रखेगा, अंडरस्टैंड। ये सुनते ही वो दोनों बॉडीगार्ड स्ट्रेटली खड़ा हो जाता है और वांग की तरफ बो करते हुए अपने सिर को नोट करता है। फिर वांग जी कहता है, मैं शायद और कुछ दिन मिशन वापस नहीं आ पाऊंगा, जब तक मैं नहीं आ जाता विंग को इस मिशन से बाहर नहीं जाने देना। ये सुनते ही वो दोनों बॉडीगार्ड फिर से अपने सिर को नोट कर देता है। वांग जी एक बार उस मिशन की तरफ देखता है, उसके बाद उस मिशन से अपने कार को लेके बाहर चला जाता है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन को एंजॉय करो। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।